Namaste, I'm Jivin, Dr. Sapna Gehlot, and my session is on शीत युद्ध की समाप्ति के कारण। यानी अगर हम शीत युद्ध के बाद अगर दूसरा शीत युद्ध अपने परवान पर था तो फिर एकदम 7 वर्ष यानी कि 1985 से 91 से दूसरे शीत युद्ध का परवान उतरकर शीत युद्ध की विदाई को कैसे और क्यों परिणत हो गया, इसके कारण हमें देखना ज़रूरी है। पहला तो ये हुआ कि मिखाइल गोर्बाचोव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ। 1985 में सोवियत संघ की जो बागडोर थी वो मिखाइल गोर्बाचोव के हाथों में आई। जिस प्रकार स्टालिन को शीत युद्ध के जनक के रूप में याद किया जाता है, उसी प्रकार दुनिया गोर्बाचोव को शीत युद्ध का अंत करने वाले नेता के रूप में याद करेगी। गोर्बाचोव ने लौ आवरण की दीवार तोड़ डाली और बंद दरवाजे तथा खिड़कियां खोल दी। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन, हिंसा मुक्त, समस्या रहित विश्व की एक नई दृष्टि दी। उन्होंने दिसंबर 1987 में कम और मध्यम दूरी मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने वाली संधि यानी INF संधि पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अस्त्रों और सेनाओं की एक तरफा कटौती की घोषणा की। उनकी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका नीतियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नई व्यवस्था को सूत्रपात किया। सोवियत संघ ने गोर्बाचोव के नेतृत्व में जिस उदार, सौम्य और समझौतावादी राजनीति का आश्रय किया, उसने विश्व राजनीति के आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता व लोकतंत्र का समर्थन कर स्वतंत्र जर्मनी को नाटो की सदस्य जारी रखने, वार्सा पैक्ट को भंग करने का निर्णय लेकर गोर्बाचोव ने यूरोपीय लोगों का दिल जीत लिया। इन रियायतों से जर्मन लोग अभिभूत हो गए। गोर्बाचोव को इन्हीं राजनयिक उपलब्धियों के कारण नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहा कि सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियाँ। 1980 के बाद आप देखते हैं कि सोवियत संघ आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा और शस्त्र निर्माण पर काफ़ी खर्च करने के बाद उसकी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत लड़खड़ाने लगी। अब उसमें सामर्थ्य नहीं था कि वह पश्चिमी देशों से शीत युद्ध की एक ऊंचा कंपटीशन कर सके। मिखाइल गोर्बाचोव ने तो 2 टूक शब्दों में सोवियत अर्थव्यवस्था की दुर्दशा का वर्णन भी किया था। गोर्बाचोव के अनुसार 1970 से लेकर 85 की अवधि में वृद्धि दर भी जो 10% थी वो घट गई। यंत्रों तथा साज सामान के निर्यात निरंतर घटता गया और 1970 में तो 22% से घटता हुआ ये 1984 में 14% से भी कम हो गया। यहाँ तक कि जो कृषि उत्पादन था वो तो पूरा ही चौपट हो गया और नवीनतम वैज्ञानिक कार्य पद्धतियों को अपनाने वाले सोवियत संघ का खेत प्रति हेक्टेयर केवल 15 क्विंटल या 2-3 मीट्रिक टन अंगूर का उत्पादन कर रहा था, जो भारतीय उत्पादन का 1/3 भी नहीं था। यानी आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। अब संक्षेप में ये रहा कि सोवियत संघ जैसी महाशक्ति आर्थिक संकट के कगार पर थी। सन 1988 में आर्थिक वृद्धि दर 4.4% थी, जो कि निर्यात 2% घट गया और आयात 6.5% बढ़ गया, जिससे देश में उत्पादन दक्षता और लोगों के जीवन निर्वाह स्तर बिल्कुल वृद्धि रुक गई। उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लंबी पंक्तियां लगती हो, वह शीत युद्ध की समाप्ति से ही अपना राष्ट्रहित समझने लगा। तो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के 28वें सम्मेलन में तत्कालीन सोवियत विदेश मंत्री ने ये रहस्योद्घाटन किया कि पश्चिम के साथ वैचारिक संघर्ष में सोवियत संघ को 7 अरब रूबल तो सैनिक उपायों पर ही व्यय करने पड़े, जबकि राजनीतिक समूलता या आप कह सकते हैं कि समतुल्यता बनाए रखने के लिए आवश्यकता इससे भी अधिक थी। दूसरी ओर चीन के साथ लगे झमेले में 2 खरब रूबल का व्यय और हुआ, तो अफगानिस्तान से उलझे की लागत आई, जिसमें प्राण हानियों के अतिरिक्त भी जो फाइनेंशियल था वो भी बहुत नुकसान रहा।
तीसरा पॉइंट ये रहा कि सोवियत संघ का बिखराव। 1991 के वर्ष सोवियत संघ में उथल पुथल के वर्ष रहे। 9 अगस्त 1991 की तख्त पलट घटना के गोर्बाचोव की लोकप्रियता को जबरदस्त धक्का लगा। विश्व शक्ति के रूप में सोवियत संघ की प्रतिष्ठा गुजरे जमाने की चीज़ होकर रह गई। सोवियत संघ की स्थिति में आई गिरावट खाड़ी संकट के दौरान उसके द्वारा अमेरिका को दिए गए निष्क्रिय समर्थन से ही स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन इसकी चरम परिणति तब हुई जब गोर्बाचोव ने ग्रुप 7 की लंदन बैठकर जाकर पश्चिमी आर्थिक मदद जुटाने में विफल रहे और उनके अपने देश में अपने गणराज्यों ने जोर शोर से अपनी स्वायत्तता की मांगें रखनी शुरू कर दी। किसी समय विश्व शक्ति कहलाने वाला सोवियत संघ का ये राजनीतिक बिखराव वर्तमान समय का एक पूर्व वास्तविकता थी। कल तक ये श्रमिकों के हितों की रक्षक समझने वाली सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी निधन के कगार पर थी और केजीबी जैसी सर्वसम्मत मानने वाली संस्था भी एक बालू की भांति ध्वस्त हो चुकी थी। इसी प्रकार सोवियत संघ का केंद्रीकृत ढांचा भी नागरिक, सैनिक और अफसरशाही के क्षेत्रों में भी रहे नित नए परिवर्तनों के कारण चरमरा उठा। इसी घटनाक्रम का परिणाम ये था कि धीरे धीरे कुछ ही महीनों में भीमाकार सोवियत संघ ध्वस्त हो गया। नेक्स्ट ये रहा कि साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था, जिसे विशेषता थी एक सर्वाधिकारवादी दल तथा केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था। किंतु 1919 आप कह सकते हैं कि 1989 और 1990 के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों ने स्वतंत्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था अपना ली। 1990 में सोवियत संघ में भी साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा लिया तथा मुक्त बाजार व्यवस्था स्वीकार कर ली गई। अब पश्चिमी देशों और पूर्वी यूरोप के देश में कोई अंतर नहीं रह आ गया। अब तो सोवियत संघ को G7 देशों में आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ गई। ऐसे परिवर्तन के दौर में शीत युद्ध का अंत एक स्वाभाविक घटना था और फिर नवंबर 1991 में अमेरिका ने खाद्य राहत के रूप में सोवियत संघ को करीब $1.5 अरब की राशि स्वीकृत की, जिससे मिलकर वर्ष 1991 में दी गई अमेरिकी मदद की राशि $4 अरब पहुंच गई। इन दिनों अकेले जर्मनी ने ही सोवियत संघ को $40 अरब की मदद की। तो ये कुछ ऐसे जिसे हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के समाप्त के कारण रहे। कारण का आप ये कह सकते हो कि जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, वो इतनी चरमरा गई थी कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ शीत युद्ध का अंत होना ही था।